नमस्कार। मतदान मतदाताओं के लिए कई उम्मीदवारों के बीच चुनने का एक तरीका। वोटिंग न जनरली दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच चुनने का एक माध्यम है। जिसे सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वह उम्मीदवार जीत जाता है। भारत में हम वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, यानी जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वोटर लिस्ट में नाम है, मतदान कर सकता है। आज़ादी के 41 वर्ष तक यानी कि सन 1989 तक वोटिंग के लिए उम्र 41 वर्ष था, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया। निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय, जिसका निर्माण संविधान के अनुसार हुआ है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य चुनाव करवाना होता है, वोटर लिस्ट जारी करना, वोटर कार्ड बनवाना, उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट करवाना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जिसमें उसके संगठन, कार्य एवं संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन है। अगर हमें किसी स्कूल में पढ़ने जाना है तो सबसे पहले हमारा एडमिशन आवश्यक है। उसी तरह आम चुनाव में भाग लेने के लिए हमारा पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 फिल करना पड़ता है। इसे आप अपने BLO के पास भी जमा कर सकते हैं। voters.eci.gov.in के माध्यम से आप फॉर्म 6 को ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट के फॉर्म सेक्शन में जाकर यदि आपका अकाउंट है तो लॉगिन पर क्लिक करें, अन्यथा साइन अप पर क्लिक कर। कई बार होता क्या है कि हम एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, या हमारा मतदाता पहचान पत्र, जिसे वोटर कार्ड कहते हैं, गुम जाता है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति होता है। इसके लिए हमें फॉर्म 8 फिल करना पड़ता है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो इससे होगा क्या कि आपकी जानकारी निर्वाचन आयोग के पास चले जाएगा और आप जब मतदान करने जाएंगे उसे व्हील चेयर की सुविधा प्रदान किया जाएगा। साइन अप विंडो में इंडियन रेसिडेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है और ईमेल आईडी ऑप्शनल है। कैप्चा टाइप कर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नया विंडो अपीयर होगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड जिसमें एक अपर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू एवं एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। कंफर्म पासवर्ड टाइप कर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे, जिससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। लॉगिन करके पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे। नई स्क्रीन आएगा जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो डालकर कैप्चा टाइप कर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे, जिससे नया OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करते हैं। मतदाता सेवा पोर्टल के होम पर आ जाएंगे और फिल फॉर्म 6 को क्लिक करते हैं, जिससे एक नया पेज ओपन होता है। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करना चाहें। सेक्शन ए में आपको आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेकंड सेक्शन में पर्सनल डिटेल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें साइन ना हो और 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर 2 MB मैक्सिमम। रिलेटिव डिटेल्स में माता पिता का नाम, पति पत्नी या कोई लीगल गार्डियन हो तो उनका नाम मैंडेटरी है। जितने भी स्टार मार्क वाले ऑप्शन हैं उसको फिल करना कंपलसरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना या रिलेटिव का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या अगर खुद का है तो ठीक है, नहीं तो रिलेटिव का भी आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर पर क्लिक करें, अन्यथा सेकंड ऑप्शन को चूज़ करें। जेंडर में मेल फीमेल सेलेक्ट करें एंड जी सेक्शन में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपके डेट ऑफ बर्थ को अप्रूव करें। ऐसा आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस में आपको आपका हाउस का, आपके घर क्रमांक, मोहल्ला, रोड, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करना है। और साथ ही आपको एड्रेस के प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैक्सिमम साइज 2 MB।
इस सेक्शन में अगर किसी को डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। जे सेक्शन में फैमिली मेंबर्स डिटेल डालना है। अगर आपके परिवार का या आपके माता पिता जो आपके उस निर्वाचित क्षेत्र में जिनका ईपीआईसी कार्ड बना है उनके लिए। लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म है जिससे आपको आपका विलेज, शहर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आप उस स्थान में कब से रह रहे हैं उसका मंथ के साथ ईयर आपको फिल करना है। और जिस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का स्थान और डेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। लास्ट में कैप्चा टाइप कर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपने जो जो डिटेल्स फिल किया है प्रीव्यू में आपके सामने अपीयर हो जाएगा। फॉर्म 8 फिल करने के लिए आपको फॉर्म 8 पर क्लिक करना है। अदर इलेक्टोरल पर क्लिक कर सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपको आपका ईपीआईसी कार्ड नंबर डालना है, देन सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपके सामने डिटेल्स अपीयर हो जाएगा, देन ओके पर क्लिक करते हैं, जिसमें आपका निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं आपका मतदाता क्रमांक अपीयर होगा। एप्लीकेशन मतलब आप जिस चीज़ के लिए फॉर्म 8 फिल कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल वे स्वतंत्र संगठन या संगठित लोगों के वे समूह होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी आपस में मिलती है, बिल्कुल हमारे सच्चे दोस्त की तरह। हम जिस तरफ है वो भी हमारे तरफ। राजनीतिक दल में भी कुछ ऐसा ही होता है। वे संविधान के अनुसार देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, प्रॉमिसरी नोट मतलब वचन पत्र। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो राजनीतिक दल है उन्हें सबसे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिलता है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 2023 के पहले माह तक लगभग 52,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा 2017 के बजट में किया गया, जबकि इसकी अधिसूचना 2018 में जारी किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में देने वाले का नाम नहीं होता, केवल जारी करने का दिनांक एवं कितने रकम का है यह अंकित होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप जिस पार्टी को दे रहे हैं उसे लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम 1% मतदान आवश्यक है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति जो देश के पहले नागरिक कहलाते हैं, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी वह संसद के एक महत्वपूर्ण अंग है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं एवं जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 79 से 122 संसद की संरचना, कार्यावधि, गठन को लेकर है। राज्यसभा का गठन 1952 से लेकर आज तक अनवरत रूप से चल रहा है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं का गठन 1952 में हुआ था। यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा के 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 सीट राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो अपने क्षेत्र में विशेष होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता करते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा के 550 सीट हैं। मतदाता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा वोटिंग करते हैं। कोई भी वोटर किसी एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वह उम्मीदवार जीत जाता है। लोकसभा के लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं एवं विपक्ष का पद 26 मई 2014 से खाली है। इसके लिए कुल सीटों का 10% यानी 55 सीट किसी भी पार्टी के पास होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है।
संसद सदस्यों को प्रति माह 1 लाख रुपए वेतन, चुनाव क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये, कार्यालय खर्च 60,000 रुपये एवं दैनिक भत्ता 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। यह सभी वेतन एवं भत्ते लगभग हैं। संविधान में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सन 1976 से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन मिलता है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण स्वयं सांसद करते हैं। भारत में विधानमंडल को लेकर एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में द्विसदन व्यवस्था जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदन वाले राज्यों में विधान परिषद जो उच्च सदन एवं विधानसभा निम्न सदन कहलाता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता करते हैं। संविधान सभा में विधान परिषद को लेकर आलोचना हुआ था, क्योंकि कुछ राज्य छोटे होते हैं, उन्हें राज्य के वेलफेयर के लिए भी खर्च करना पड़ता है। राज्य में 2 सदन चलने से राज्य का खर्च बढ़ जाएगा। जबकि दूसरा कारण यह है कि विधायी कार्यों में देरी। विधेयक पहले विधानसभा में पास होगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, जिससे विधायी कार्य में देरी होगा। अभी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बड़े राज्यों में विधानसभा में एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र में 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। मान के चलते हैं कि एक उम्मीदवार 40 लाख रुपए खर्च करता है, तो एक ही पार्टी के 100 उम्मीदवार अगर 100 विधानसभा क्षेत्र में अपने 40-40 लाख रुपए खर्च करें तो वह 40 करोड़ खर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही उम्मीदवार खड़े होंगे पूरे विधानसभा में। 2 मुख्य पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा में अगर 40-40 लाख रुपए खर्च करेंगे तो यह आंकड़ा 80 करोड़ होता है, जो केवल एक आधिकारिक आंकड़ा है। अनाधिकारिक आंकड़ा आप सबको पता है कितना ज़्यादा हो सकता है। कई बार होता क्या है कि जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं वो पैसों का या किसी भी प्रकार का आपको वोटिंग के लिए प्रलोभन देते हैं। इसकी आप शिकायत सी विजिल, सी माने सिटीजन विजिल के माध्यम से आप निर्वाचन आयोग से शिकायत कर सकते हैं और विथिन 100 मिनट आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। चुनाव से पहले पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती, जिसमें वह बताती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कौन कौन से कार्य करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टियां मुख्यतः उन वर्गों को टारगेट करने का प्रयास करती है जिनकी जनसंख्या अधिक होती है, जैसे कृषक, महिलाएं, विद्यार्थी या युवा वर्ग। इनको टारगेट करने का प्रयास करते हैं। किसानों को लेकर बहुत सारे वादे किए जाते हैं, विद्यार्थियों के लिए नौकरियों की घोषणा की जाती है एवं महिलाओं के लिए गैस में सब्सिडी। हम में से ऐसे बहुत से कम मतदाता होंगे जो उम्मीदवार से पूछेंगे कि आप अगर जीत जाएंगे तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या करें। इन्हें आप उंगलियों में 1, 2, 3, 4 कर गिन सकते हैं। पावर ऑफ वोट। आपके एक वोट का कोई कीमत नहीं होता। आपका एक वोट आपके परिवार, आपके समाज, राज्य, देश के भूत भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए मतदान करने अवश्य जाए। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे नवोदय विद्यालय संगठन केंद्र सरकार का विद्यालय है। वहाँ पर जो भी विद्यार्थी चयनित होता है उनके रहने के लिए एवं पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था है। कोई मध्यम या गरीब वर्ग के परिवार का बच्चा जिसका चयन हो जाता है वह जाकर वहाँ पर अध्ययन करता है तो उससे उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा, जबकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि जो बच्चे के शिक्षा के लिए पैसा खर्च होगा वह उन्हें बचा सकते हैं।